स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का तीसरा अध्याय मैट्रिक्स यानी अवयव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स यानी हिंदी में इसको अवयव बोलते हैं। अवयव क्या होता है? तो ये एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट किस चीज का हो सकता है? ये अरेंजमेंट संख्याओं का हो सकता है या फिर फलनों का भी हो सकता है। तो यानी मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें संख्याएं हो सकती है या फलन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं अरेंजमेंट, अंकों के अरेंजमेंट का, संख्याओं के अरेंजमेंट का। जैसे 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 4, 2, 7, ये हमने कोई अरेंजमेंट लिया। तो जो इसमें इस टाइप से ये जो एक पंक्ति के रूप में है, यानी जैसे पंक्ति हमारी लेफ्ट से राइट चलती है, तो जो पंक्ति के रूप में है इनको पंक्ति बोलते हैं। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं ये रो 1। इसी तरह से ये दूसरी पंक्ति है, इसको रो 2, ये तीसरी पंक्ति है, इसको रो 3, यानी पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। इसी तरह से ये जो खड़ी लाइनें बनेगी इनको स्तंभ बोलते हैं। ये पहला स्तंभ, इसी तरह से ये स्तंभ दूसरा, ये तीसरा स्तंभ, और ये चौथा स्तंभ। यानी जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको तो हम रो बोलेंगे यानी पंक्तियां बोलेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको हम स्तंभ बोलेंगे। और जब आपको एक ऐसा सिंबल दिखाई दे, यानी इस टाइप का ब्रैकेट दिखाई दे और उसमें ये संख्याएं हैं, तो ये है, ये मैट्रिक्स का रूप है। यानी जब ये अरेंजमेंट हम इस टाइप के ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं जिसमें रो और कॉलम हमें दिखाई दे, यानी पंक्तियां और स्तंभ हमें दिखाई दे, तो ये वाला अरेंजमेंट इस टाइप का मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ये और भी अरेंजमेंट एक तो हम करके दिखाते हैं आपको, जैसे 3, 4, 2, 7, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब जिस तरह से हमने बताया था कि अरेंजमेंट किन का हो सकता है, संख्याओं का भी हो सकता है और फलनों का भी हो सकता है। तो x + 3, y + 2, z और t, ये भी एक मैट्रिक्स है। और अगर अकेला अक्षर है उसके अगर ये ब्रैकेट लगा दी हमने तो ये भी एक मैट्रिक्स है। और अगर इसमें सारे अक्षर हमने 0, 0 लिख दिए तो भी ये मैट्रिक्स है। तो यहां मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैट्रिक्स जो है वो एक संख्या और फलनों का अरेंजमेंट है। और इसको हम कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स से व्यक्त करते हैं। यानी अवयव को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे A के बराबर 3, 4, 9, 2, 7, 3, ये हो गया। इसी तरह से एक और हम मैट्रिक्स लेते हैं B, 3, 4, 2, 7, ये भी हम बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं।
अब है अवयव की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे, जैसे एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको दर्शाते हैं। 2 3 4 5 6 7 3 2 1। ये हमने कोई अवयव लिया। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है यानी इस अवयव की कोटि बतानी है। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ रो गिनते हैं कितनी है। 1 2 3 यानी नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ कॉलम्स यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या हमारे पास 1 2 3 है, तो यहाँ कोटि क्या आ जाएगी, पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या बाद में। 1 2 3 और 4 यानी ये कितने कोटि का मैट्रिक्स है, ये 3 गुना 4 कोटि का मैट्रिक्स है। अब इस तरीके से हम और लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे यही ले लेते हैं जो हमने ऊपर ही लिया। 3 4 9 2 7 3 ये कितने कोटि का अवयव है। तो इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो ये 2 गुना 3 का अवयव है। अब ये कितने का अवयव है, ये इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, तो ये 2 गुना 2 का अवयव है। तो इस तरह से हमने अवयव की कोटि ज्ञात करना सीखी। अवयव की कोटि होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ये है अवयव में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। जैसे हमने ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 1 और 1 2 है, और स्तंभों की संख्या 1 2 और 3 है। तो अवयवों की संख्या जो आएगी इनकी गुणा कर देंगे कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या यानी 6। तो जो आपको ये यहाँ पे संख्याएं दिखाई दे रही है, ये सारी की सारे मैट्रिक्स ए के अवयव हैं। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए उनकी पंक्तियों की संख्या को उनके स्तंभों की संख्या से हम गुणा कर देते हैं। तो चाहे तो आप इसके गिन के भी देख सकते हो कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 अवयव है। तो इस तरह से हम अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे हमारे पास उदाहरण 1 है। 3 फैक्ट्रियों 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्न सूचना पे विचार कीजिए। ये दिया हुआ है कि पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 30 हैं और महिला कर्मी 25 हैं। दूसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 25 और महिला कर्मी 31, और तीसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 27 है और महिला कर्मी 26 है। ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को एक हमें अवयव में बदलना है 3 गुना 2 की, और दूसरा तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली पंक्ति क्या दर्शाती है। तो पहला प्रश्न ये बन रहा है कि उपयुक्त सूचना को एक 3 गुना 2 के अवयव में बदलें। 3 गुना 2 यानी पंक्तियां तो हमारे पास 3 होनी चाहिए और स्तंभ कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो अवयव है वो इस टाइप से बनेगा। 3 पंक्तियां जैसे यहाँ पे बनी हुई है, 3 पंक्तियां सेम ऐसे ही लिख देंगे हम, 30 25 25 31 27 और 26। तो ये 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो ये 3 गुना 2 का एक अवयव हमारे पास तैयार हो गया। अब ये दूसरे में कहता है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या दर्शाती है। तो ये दर्शा रही है
तीसरी तो पंक्ति होगी ये, और इसमें दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि यानी ये 26। ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है कि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या। ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों को दर्शा रही है। उदाहरण 2 है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी अवयव जो m गुणा n कोटि का है तो उसके अवयवों की संख्या m1 होती है, और हमें यहाँ अवयव दे रखे हैं 8। तो हम ऐसे जोड़े छांटेंगे जिनका गुणा 8 हो जाए। तो यहाँ अवयवों की संख्या हमें दे रखी है 8। तो हमें ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल 8 हो। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 1 और 8 हो सकता है, दूसरा 8 की 1 के साथ गुणा भी 8 होती है, 4 की गुणा 2 के साथ 8 होती है, और 2 की गुणा 4 के साथ 8 होती है। बस ये ही हमारे संभावित युग्म हो सकते हैं जिनका गुणनफल 8 हो। तो अतः संभावित कोटियां क्या हो जाएगी? यानी जिसमें 8 अवयव हो वो 1 गुणा 8 का अवयव हो सकता है, 8 गुणा 1 का अवयव हो सकता है, 4 गुणा 2 का हो सकता है, और 2 गुणा 4 का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 4 संभावित कोटियां हो सकती है। आगे तीसरा उदाहरण है, एक ऐसे 3 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij 1/2 मोड i-3j मोड द्वारा प्रदत्त है। यानी हमें एक 3 गुणा 2 की एक अवयव की रचना करनी है, एक मैट्रिक्स बनाना है 3 गुणा 2 ऑर्डर का। तो वो किस टाइप का हो सकता है? सामान्यतः 3 गुणा 2 का अवयव इस टाइप का होगा। ये मान लेते हैं इसको कि इसमें 3 पंक्तियां होनी चाहिए, A11, A21, A31, और 2 क्या होने चाहिए? स्तंभ A12, A22 और A32। ये बन गया हमारा। अब हमें 3 गुणा 2 का अवयव बनाना है। तो अब 3, इसमें 3 तो रो होगी और 2 कॉलम हो गए। अब हम इस दिए गए aij के द्वारा ये सारी वैल्यूज हम ज्ञात करेंगे और इसमें a में रख देंगे। यही हमारा सवाल है। तो A11 1/2 1 - 3 इंटू 1, ये जो है 1/2 मोड में -2 मोड से वैल्यू बाहर आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी और ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से A12 ज्ञात किया जा सकता है 1/2 1 - 3 गुणा 2 1/2 1 - 6 और 1/2 -5 यानी 5/2। इसी तरह से A21 ज्ञात किया जा सकता है, ये 1/2 आ जाएगा।
A22 ज्ञात किया जा सकता है, ये 2 आ जाएगा। A31 भी ज्ञात किया जा सकता है, ये 0 आएगा। और A32 भी ज्ञात किया जा सकता है, ये 3/2 आएगा। तो ये 6 की 6 वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली और अब इसको इस आव्यूह A में रख देंगे। अतः अभीष्ट आव्यूह क्या हो जाएगा, ये है वो A11 की वैल्यू 1 और ये 5/2, A12 की 5/2, A21 की 1/2, ये 2, ये 0 और ये 3/2। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कितने गुणा कितने का आव्यूह बनाना है। तो फिर सबसे पहले जो एक जनरल आव्यूह है वो बना लेंगे और फिर AIJ के द्वारा इन सभी का मान निकाल के उसमें रख देंगे। तो इस तरह से ये उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है। आव्यूहों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस की टाइप कौन कौन सी हो सकती है। पहली टाइप है स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 4 9, तो इसमें स्तंभ तो एक है और जो पंक्तियां हैं वो 4 है, तो ये 4 गुना 1 का आव्यूह है। और इसी तरह से और भी लिए जा सकते हैं 3 4 5, यानी स्तंभ आव्यूह में आपको केवल स्तंभ ही दिखाई देगा। ये 3 गुना 1 का है, केवल एक ही स्तंभ होगा इसमें। तो ये अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह से रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। यानी पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे, एक पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। उदाहरण के लिए ये ले सकते हैं 4 5 9, तो इसमें पंक्ति तो एक है और जो स्तंभ है वो 3 है। और भी लिए जा सकते हैं X Y P T, तो इसमें पंक्तियां एक है और स्तंभ जो है वो 4 है। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे कि एक ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो वो पंक्ति आव्यूह कहलाती है। अब तीसरे नंबर पे है वर्ग आव्यूह। इसमें जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या वो समान होती है। एक ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या समान हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसके लिए हम उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे X Y Z और T। इस आव्यूह के अंदर 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है।
तो ये एक वर्ग अवयव है। इसी तरह से एक और लेते हैं, 1 3 5 9 7 2 0 3 7। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो ये भी एक वर्ग अवयव है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे वर्ग अवयव में कि जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो वो एक वर्ग अवयव है। तो यहाँ हमने 3 तरह की अवयव अभी तक डिस्कस की है कि स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, और पंक्ति अवयव एक ऐसी अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, और वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो। यह है विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल पता होना चाहिए, फिर इस डेफिनेशन पे हम पहुंचेंगे कि हम किसी भी अवयव का विकर्ण कैसे लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये अवयव है, तो इसमें विकर्ण जो लेंगे वो ये वाला लेंगे, और इस विकर्ण को हम नहीं लेंगे मैट्रिक्स में। तो जो विकर्ण होगा वो जब भी किसी भी मैट्रिक्स में विकर्ण की बात आएगी तो हम केवल ये ही विकर्ण लेंगे, दूसरा विकर्ण नहीं लेंगे। तो अब आता है कि विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। तो एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे के सारे अवयव 0 हो। तो यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं हम 1 0 0 0 3 0 0 0 5। तो यहाँ पे जो विकर्ण के अवयव हैं उनको छोड़ के बाकी सारे अगर 0 है तो ये विकर्ण अवयव कहलाएगी। और उदाहरण भी लिए जा सकते हैं इसके, जैसे -1 0 0 2, ये भी एक विकर्ण अवयव है। इसको ए से डिनोट कर दें, इसको बी से कर दें, और अगर अंदर सिर्फ ये लिख दिया अकेला तो ये भी एक विकर्ण अवयव है। अब ये ध्यान रहे कि विकर्ण अवयव जो होता है वो एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। अब आगे है अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक किस्म से विकर्ण अवयव होता है, लेकिन इसके जो विकर्ण के अवयव है वो समान होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 3 0 0, यहाँ विकर्ण के अवयव अगर समान है तो ये एक अदिश अवयव है। इसी तरीके से एक और लिया जा सकता है 0 0 वर्गमूल 3। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि विकर्ण जो है वो बराबर है और विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव 0 है। तो ये भी एक अदिश अवयव का उदाहरण है। एक उदाहरण आप और भी ले सकते हो, जैसे -1 0 0 -1, ये भी एक अदिश अवयव है। तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तत्समक अवयव कौन सा अवयव होता है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो सभी एक एक हों। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक तत्समक अवयव है। और इसी तरीके से एक उदाहरण और लिया जा सकता है 1 0 0 1, ये भी एक तत्समक अवयव है। और अकेला 1 लिख दें, ये भी एक तत्समक अवयव है। नेक्स्ट है शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव कौन सा होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हों, वो शून्य अवयव कहलाता है या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं।
जैसे ए के बराबर ये शून्य अवयव है, ये भी शून्य अवयव है, ये भी शून्य अवयव है। तो एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो वो शून्य अवयव कहलाता है। और ये भी किसी भी कोटि का हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि ये वर्ग अवयव हो, ये आयताकार अवयव भी हो सकता है। अब इन सभी अवयवों के प्रकार के लिए एक ट्रिक देखते हैं। जैसे हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? ये एक वर्ग अवयव। इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो कॉलम की संख्या के बराबर है। अब इससे हम बनाते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में ये विकर्णों को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। अगर ये विकर्ण सारे समान हो जाए, जैसे 5 5 5, तो ये जो अवयव बनेगा ये अदिश अवयव होगा। और अगर 5 5 की जगह 1 1 और 1 आ जाए, विकर्णों की जगह 1 1 1 आ जाए, तो ये जो बनेगा ये तत्समक अवयव होगा। और जब ये सारे 0 0 हो जाए तो तब इसको हम शून्य अवयव बोलेंगे। यानी जब रो और कॉलम की संख्या समान हो तो वो वर्ग अवयव, जब इसके विकर्णों को छोड़ के बाकी सारे अवयव 0 हो तो विकर्ण अवयव, जब विकर्णों की जो अवयव है वो समान हो बाकी सारे 0 हो तो वो एक अदिश अवयव, जब विकर्णों के अवयव 1 1 1 हैं और बाकी सारे 0 है तो वो तत्समक अवयव, और जब सारे अवयव भी शून्य है तो वो शून्य अवयव कहलाता है। यही इन सभी अवयवों के प्रकार थे। यह अवयवों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। भाई दो मैट्रिक्स है वो बराबर कब होंगे? तो एक तो वो समान कोटि के होने चाहिए, और दूसरा उनके संगत अवयव भी बराबर हो। तो वो समान होंगे, नहीं तो समान नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं, x, y, z और t, ये बराबर 1 2 3 4, ये बराबर कब होंगे? पहले तो हम देखते हैं कि ये भी 2 गुणा 2 कोटि का है, ये भी 2 गुणा 2 कोटि का है। पहली कंडीशन तो ये पूरी करता होना चाहिए। और दूसरा, ये पहला एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम इसके बराबर होना चाहिए, और इसका संगत इसके बराबर होना चाहिए। यानी x तो 1 के बराबर होना चाहिए, y 2 के बराबर होना चाहिए, इसी तरह z 3 के बराबर होना चाहिए, और t जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए। तभी ये बराबर है, नहीं तो बराबर नहीं कहलाएंगे। यानी 4 5 माइनस 1 7, 4 5 माइनस 1 7, यानी ये 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है, यानी समान कोटि का है। और दूसरी बात, इसके संगत अवयव भी बराबर हैं, तो ऐसा अवयव जो है वो समान अवयव कहलाएगा। और अगर एक भी अवयव डिफरेंट आ गया तो ये समान अवयव नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि दोनों समान कोटि के होने चाहिए और उनके संगत अवयव भी
बराबर होने चाहिए। अब आगे उदाहरण नंबर 4 है, यदि हमें ये 3 गुणा 3 का एक आव्यूह दिया हुआ है, ये दूसरे 3 गुणा 3 के आव्यूह के बराबर है, तो हमें x, y, z, a, b, c के मान ज्ञात करने हैं। तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर दे रखी है हमें और x, y, z, a, b, c के मान ज्ञात करने हैं। तो बराबर की जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या है कि दोनों समान कोटि के हों, वो तो ये है, और साथ में इनके जो संगत अवयव हैं वो भी बराबर होने चाहिए, यानी x प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। साथ में z प्लस 4 है वो 6 के बराबर होना चाहिए, 2y माइनस 7 है वो 3y माइनस 2 के बराबर होना चाहिए, -6 -6 के बराबर है ही, और a माइनस 1 ये -3 के बराबर होना चाहिए, और 2c प्लस 2 0 के बराबर हो, b माइनस 3 2b प्लस 4 के बराबर हो, ये -21 के बराबर है, और 0 0 के बराबर है। तो अब अगर इनको सोल्व करें, यहां से सोल्व करें तो x का मान आ जाएगा 3 हमारे पास। यहां z के लिए इसको सोल्व करें तो z का मान आ जाएगा 2, और इसी तरह से बाकी हम सोल्व कर सकते हैं। अब यहां से y का मान हम ज्ञात करें तो -5 आ जाएगा। इसी तरह से a का मान ज्ञात किया जा सकता है, b का किया जा सकता है, और c का भी किया जा सकता है। तो a यहां से आ जाएगा -3 प्लस 1, a की कीमत -2, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी जो आएगी हमारे पास -7, और c की वैल्यू -1। तो इस तरह से x, y, z और a, b, c के मान हमारे आ गए। तो जब भी कोई दो अवयव हमें बराबर दे रखे हैं तो उनके संगत अवयव हम बराबर करके और इस तरह से x, y, z, t की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5वां उदाहरण है, हमें दो अवयव बराबर दे रखे हैं और हमें a, b, c, d के मान ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल ये चौथे उदाहरण की तरह ही है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि दोनों अवयवों की कोटियां समान हैं, ये भी 2 गुणा 2 का है और ये भी 2 गुणा 2 का है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। तो संगत अवयव बराबर के लिए हम 2a प्लस b 4 के बराबर लेंगे। तो समानता की परिभाषा के अनुसार किसकी समानता? अवयवों की। परिभाषा क्या कहती है कि 2a प्लस b 4 के बराबर होना चाहिए और a माइनस 2b -3 के बराबर होना चाहिए, 5c माइनस d 11 के बराबर हो और 4c प्लस 3d 24 के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों से a, b का मान ज्ञात हो सकता है। यहाँ पे a आ जाएगा 1 और b आ जाएगा 2। इन दोनों से c और d का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो c आ जाएगा 3 और d आ जाएगा 4। तो इस तरह से a, b, c और d का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी काम तो ये हमारा 10वीं क्लास का है, a, b का मान ज्ञात करना। तो जो 12वीं क्लास का काम है वो सिर्फ ये है कि आयु की जो समानता की परिभाषा है वो कि इनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर लेके हमने ABCD का मान यहाँ ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण कंप्लीट होते हैं।